मोरवा में मतलब देखा जा रहा है अक्सर कि काफ़ी विस्थापन की समस्या आ रही है। कंपनी वाले ना तो प्रशासन के नियमों को सुनने वाले हैं। मतलब अपना एक खुद का नियम बना करके वो लोग चलना चाहते हैं। फिर विस्थापन की समस्या कैसे दूर होगी? देखिए, विस्थापन की समस्या और विस्थापन जहाँ शब्द आ जाता है, तो वास्तव में भी बहुत ही बड़ा विषय है, विस्थापन ही। क्योंकि मोरबा में हमारे करीब 1 लाख लोग रहते हैं, करीब 45,000 वोटर, जो नगरीय क्षेत्र का पूरा वो विस्थापन होने वाला है, ऐसी चर्चा है। वास्तव में हम लोग जो चाहते हैं, जो वहाँ के व्यापारी बंधु, जो चर्चा हो रही है, क्या है, बड़े लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है, कई जगह है मुआवजा के दृष्टिकोण से अपने भवन का निर्माण किए हैं, उनका अलग विषय है। जिन लोग मुआवजा के दृष्टिकोण से घर मकान बनाए हैं, उनको बहुत जल्दी विस्थापन चाहिए। उनको लगता है कि मैं यहाँ 50 लाख लगाया हूँ तो मुझे 2-4 करोड़ का लाभ हो जाए विस्थापन से, हम अपना रोजगार व्यापार कहीं भी कर लेंगे। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े ठेका लेते हैं, कोल माइंस पे काम करते हैं, सड़क का काम करते हैं, बड़े बड़ी ठेकेदारी करते हैं। उनको थोड़ा आम आदमियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर वहाँ जो मूल विषय है मोरबा सिंगरौली में विस्थापन का, वहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाय वाला है, पान वाला है, ठेला वाला है, गुमती वाला है, सब्जी वाला है, फल वाला है, कपड़े का व्यवसायी है, किराने का व्यवसायी है, अन्य जो छोटे छोटे व्यापार हैं, वो व्यापार कैसे खड़ा होगा विस्थापन के बाद, उनके लिए क्या ये कोल माइंस व्यवस्था करने वाली है, या हमारी सरकार की उसमें क्या भूमिका होगी, यह वास्तव में चिंता का विषय है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब माननीय शिवराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हम सभी लोगों ने उससे चर्चा किया था, तो ये हुआ था कि भाई सिंगरौली नहीं हटेगा, विस्थापन नहीं। पर जिस तरह से कोयला खदानों का मुंह मोरवा की ओर बढ़ रहा है, कोयला खोदने के दृष्टिकोण से, तो निरंतर ही 10 नंबर वार्ड में हमारे पूर्व विधायक माननीय रामलल्लू बैस जी वहाँ पर थे, उनका वार्ड लगभग पूरा कवर हो चुका है। फिर भी विस्थापन की कुछ विषय बचे रह गए, आज उनको मुआवजा नहीं मिला, कई लोग वहाँ अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। अब उसमें एनसीएल की गलती है कि विस्थापित परिवार की गलती है, जब उसमें समीक्षा होगी, चर्चा होगी, तो समझ में आएगा। और कोयला अगर आपको खोदना है तो विस्थापित को सही मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि पहले जो विस्थापन के विषय आए हैं वो नौकरी बेसिस में रहे, गांव हुए हैं, जंगली क्षेत्र हुआ, पहाड़ी क्षेत्र हुआ है। और पहले जो कोल माइंस एरिया में जो विस्थापित हुए, वह किसी की जमीन 10 एकड़ है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की 4 एकड़ है, किसी की 6 एकड़ है। और कोल इंडिया ने 2 एकड़ में लोगों को नौकरी दिया है, इसके पहले तो सुनते हैं कि 50 डिसमिल में भी दिया है। तो भी जो वर्तमान की स्थिति मुझे जानकारी है कि 2 एकड़ में इन्होंने नौकरी दिया। तो जो गांव का विस्थापन हुआ उसकी समस्या अलग रही, और अब जो विस्थापन का विषय चल रहा है, वो वहां पर 1 से 11 नंबर तक का वार्ड है, सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस है। वहाँ कई विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, थाना है, लॉज हैं, सामुदायिक भवन है, नगर निगम के भी अपने ऑफिस हैं, एनसीएल का ऑफिस है, खुद का सीएमडी ऑफिस है, खुद का बड़ा वहाँ पर हॉस्पिटल है एनसीएल का, रेलवे स्टेशन है, बगल से जा रही है 4 लेन, वो भी निर्माणाधीन है। वहाँ के विस्थापित ये चाहते हैं कि पहले हमारे व्यापार कहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि शहर क्षेत्र में है तो हमें नगरीय क्षेत्र में विस्थापन हमारा हो। वो विस्थापित होने के लिए भी तैयार है, इसलिए तैयार है कि भाई अगर देश को आवश्यकता है कोयले की तो हम उसमें बाधक नहीं बनना चाहते। पर कम से कम हम जो 3 डिसमिल 5 डिसमिल में हम रह करके अपने परिवार का हम भरण पोषण कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का शादी ब्याह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का उसी से स्वास्थ्य का भी विषय को देख रहे हैं। तो ये जो अंतर है विस्थापन का,
ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इस विस्थापन से हट के अगर हम देखें प्रदूषण के मामले में, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि महुआ में करीब 1 लाख के आसपास वहाँ जनसंख्या है, तो काफ़ी वहाँ पे धूल, डस्ट और दूषित जल, अगर इस प्रकार से समस्याएं हो रही है तो 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब 1 लाख लोगों की जो है जान खतरे में है। फिर कैसे उन लोगों को मतलब सुरक्षा मिलेगा? कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य करें। हम लोग अभी बढ़न में हैं, हम बढ़न में वहाँ का डस्ट यहाँ भी झेल रहे हैं। बगल में चारों तरफ पावर प्लांट है, उसकी जो चिमनी से जो धुआं निकलती है वह है धीरे धीरे हमारे छत में, हमारे सिंगरौली क्षेत्र में हर जगह गिर रही है। इसी तरह से कोयला निकल रहा है तो वहाँ भी डस्ट है। एनसीएल बार बार कहीं पानी छिड़काव करता है, कहीं कुछ करता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सब प्रयास हर तरह से एनसीएल भी करता है और मध्य प्रदेश की सरकार भी करती है। ये विषय तो है ही। और जहाँ पर कोयला का विषय है, जहाँ कोयला खोदे जाएंगे, जहाँ ओपन माइनिंग खदानें होंगी, वहाँ डस्ट की समस्या रहेगी, इस बात को भी मानते हैं। परंतु सरकार क्या उपाय करना चाहिए, उपाय हो रही है, कितनी हो रही है, उस पर हमको सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जो विस्थापन की चर्चा आप कर रहे थे, वास्तव में बहुत बड़ा विषय है। हम लोग अभी कल ही परसों 4 प्रमुख लोग बैठे हुए थे, वहाँ 2 दल बना हुआ है। एक दल चाहता है कि खिरवा में चले जाएं और दूसरे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर चले जाएं, आपके बरगमा और मोरबी के बीच में एक जगह है, शायद एनसीएल भलुगढ़ के नाम से है, वहाँ पर शायद तय कर रही है। अब इससे आता है कि भलुगढ़ ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाना नहीं चाहेंगे, नगरीय क्षेत्र के लोग चाहेंगे हमको नगर निगम क्षेत्र में आप बसाओ, क्योंकि वहाँ सीएमडी कार्यालय है और वहाँ की जो बसाहट है वहाँ के कार्यालय के हिसाब से ही बसी थी। तो हम लोग अभी प्रयास करेंगे, चूंकि अभी आचार संहिता लगी है तो बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे उस जोर शोर से। हम अपने जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद हैं, सांसद जी भी संभवतः हमारे इस सीधी संसदीय क्षेत्र से चुन के जाने वाले हैं। हम लोग कोयला मंत्रालय गठित होने के बाद, हम लोग वहाँ से बातचीत करने के बाद हम लोग वहाँ से चर्चा करेंगे कि सिंगरौली के विस्थापन में ये समस्याएं आने वाली है और सिंगरौली के लोग विस्थापित आप करेंगे तो हो जाएंगे, पर उनको नगरीय क्षेत्र में बसाने का काम करें। मैं जानकारी में कल ले रहा था तो मालूम चला कि 1000 एकड़ के आसपास एनसीएल के पास, जहां पर हमारा ये बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है अभी आपका, उसके बीच में प्लांटेशन के माध्यम से एनसीएल के पास जमीन है। अगर वहां के लोगों को बसा दे, जैसे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, और विस्थापित को अच्छे जगह स्थापित हो, तो हम सभी लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि मैं तो चाहता हूं कि ना तो खिरवा हो और ना तो वहां हो। नगर निगम के लोग बढ़न में आप जगह दो, जहां एनसीएल के पास जमीन पड़ी हुई फालतू की, तो एनसीएल को ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा राजस्व जमीन लेने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार को उनके पास पहले से लैंड बहुत सारा है, तो वहाँ को जो विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ पर अच्छी कॉलोनी बसा करके कम से कम 40 बाई 60 में उनको प्लाट दे दो, चाहे अच्छी बिल्डिंग दे दो, चाहे प्लाट बनाने के लिए उनको पैसे दे दो, और एक अच्छा सा शहर बसा दो, सभी तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा दो, और एक अच्छी से उनको मार्केट दे दो। मार्केट के लिए जिनकी दुकानें हैं उनको दुकानें दे दो। अच्छी बसाहट हो जाए तो निश्चित ही विस्थापन भी हो जाएगा और कोयले को भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, और वहाँ जो विस्थापित हो रहे हैं अच्छे लोग अच्छे जगह स्थापित हो जाएंगे। इसका प्रयास हम लोग करेंगे आचार संहिता के बाद। जैसे हमारी केंद्र सरकार गठित हो जाए, हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करने के उपरांत जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, विस्थापन कैसे हो, सबके हित में हो, उसके लिए हम लोग भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल है, ब्लास्टिंग जैसी समस्याओं से लोग हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कभी भी ब्लास्टिंग होती रहती है। इससे क्या है, दीवारों में जो दरारें आने की संभावनाएं दिखती है, उनको डर रहता है कि कहीं दीवार टूटकर हमारे शरीर पर न गिर जाए, और इससे काफ़ी हमारे ऊपर प्रभावित होंगे, लोग हॉस्पिटल में पहुंचने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे क्या एनसीएल प्रबंधन ब्लास्टिंग जैसी समस्याओं पर क्या विचार नहीं करती क्या?
नहीं नहीं, इसमें तो एनसीएल प्रबंधन को आगे बढ़ करके और लोगों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके इस क्षेत्र में वो रहते हैं। और अगर हमको लगता है कोल बेयरिंग एक्ट में कोल माइंस के नियम में भी ये बात शामिल है कि अगर हमारे ब्लास्टिंग से या हमारे कोयला खोदने के दरमियान कोई भी हादसा होता है तो उसकी भरपाई कोयला मंत्रालय और उस कोल विभाग को करना होता है। उसी में से आपका ये जुड़ा हुआ विषय है कि अगर किसी घर में दरार आती है, ब्लास्टिंग से जान माल की किसी तरह की हानि होती है, नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति यह कोल विभाग उसको करे। यहाँ के जो अधिकारी बंधु हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर यह ऐसे वारदात होते हैं, वह प्रोजेक्ट अधिकारी वहाँ पर उसके समीक्षा करके उसकी जानकारी ले करके और कितनी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने का उनके पास भी प्रावधान है, नियम है, उनको करना चाहिए। आप देखेंगे अभी ब्लास्टिंग को लेकर के हमारे जिले के एसपी और कलेक्टर महोदय एक मोरबा थाने में बैठक भी करी थी और उसमें एनसीएल के अधिकारियों को बुलाया गया था। उनने कहा था कि हम अपने मापदंड के हिसाब से हम ब्लास्टिंग करते हैं और अगर कोई भी हमारे पास कमी होगी तो उसको हम ठीक से करने का प्रयास करेंगे और हमारे ब्लास्टिंग से जन हानि ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये उधर से भी चर्चा रहती है, हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे भी नागरिक, हमारे सिंगरौली जिले के प्रबुद्ध जन भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं। सभी विषयों का समाधान ये जो आचार संहिता के बाद हम लोग कोयला मंत्रालय में चर्चा करेंगे। ब्लास्टिंग तो करेंगे ही, कोयला वो निकालेंगे ही, क्योंकि वो भी उतना ही आवश्यकता है, क्योंकि देश को बिजली की आवश्यकता है, कोयले का निकलना भी यहाँ पर आवश्यकता है। और मुझे लगता है आने वाले सरकार में हमारी सरकार कौन सी नई पॉलिसी लेकर के आएगी जिससे कि प्रदूषण भी कम हो और कोयले की खपत भी कम हो और बिजली का उत्पादन हम दूसरे स्रोतों से जैसे अन्य देशों में है, वह है अपने भी देश में प्रदूषण कम हो और बिजली का उत्पादन अधिक हो, बिजली की भी पूर्ति भी हमारे देश और प्रदेश में, हमारे जिले में हो। उसके लिए मुझे लगता है मेरी केंद्र की सरकार आगे आने वाले समय में पहल करने वाली है और उसे और पहल कर भी रही है। आप देखे होंगे आज हर जगह बड़े बड़े होटल और घरों में खुद लोगों ने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और यही कारण है, नहीं तो अभी तक कोयला और बहुत महंगा हो जाता और कोयले की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। आप देखे होंगे कि रीवा में हमारे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है और यहाँ की ऊर्जा से दिल्ली के मेट्रो जैसी ट्रेनें चल रही हैं और बिजली हमारा यह संभाग, रीवा संभाग पूर्ति कर रहा है। तो इस योर में मैं तो सलाह हमारी कितनी मानेगी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, मेरा सुझाव है कि जितने भी कोल माइनिंग करके आपने खाली कर दिया है, बड़े बड़े टीले बना दिए हैं, वहां पर अगर बड़े बड़े सोलर प्लांट आप लगा दो तो मुझे लगता है यहाँ तो बिजली और भी उत्पादित हो जाए और बिना किसी प्रदूषण के। इस पर मुझे लगता है हमारी सरकार से हम लोग सुझाव देंगे और विचार करेगी। हम लोग सदैव जनहित में कैसे हो, जन का कल्याण कैसे हो, उसके हम लोग काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक विश्व स्तर में भारतीय जनता पार्टी की छवि और देश के प्रधानमंत्री की छवि बनी है, उसी का कारण है कि 2000 के इस लोकसभा के चुनाव में पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बनने वाले हैं और हम लोग की सबकी आशा है और विश्वास है कि आने वाले समय में देश के विकास के साथ साथ अपने सिंगरौली जिले का भी अच्छा विकास हो और यहाँ पर सभी को सुविधा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हम लोग जरूर चर्चा करेंगे और पहल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, विस्थापन और जो प्रदूषण एवं ब्लास्टिंग जैसी समस्याओं पर किस प्रकार से निजात मिलेगा और ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, आज हमने जो है जिलाध्यक्ष भाजपा सिंगरौली से हमने जाना। फिर मिलते हैं एक नई खबरों के साथ। सिंगरौली से मैं अजय।